हेलो नमस्कार बेटा देखो आज हम मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के बीच के रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो मेटल के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और वो क्या बन सकते हैं, वो कैटायन बन सकते हैं। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ बात करें जो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, राइट। तो एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार है। तो एक तो कैटायन बनने के लिए तैयार है और एक एनायन बनने के लिए तैयार है। तो अब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, राइट। इन दोनों के बीच में होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज है और हमें मालूम है ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड को बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। रीजन, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों क्या है, आयंस। दोनों के बीच में एक बॉन्ड है जो आयोनिक बॉन्ड है और जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज आयोनिक कंपाउंड। तो चलो हम इसको एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं कि पहली चीज कि मेटल कौन कौन से होते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो ताकि वो इजीली क्या कर दें, लूज कर दें। और नॉन मेटल्स हम बेसिकली उनको लेते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6, 5, 6 या 7 हो, तो उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। अब आप बोल रहे हैं आपने 4 वाला नहीं लिया, क्योंकि 4 वाले मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटलॉइड भी हो सकते हैं। मेटलॉइड मीन्स दे कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो हम बेसिकली प्योर मेटल और प्योर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ। और अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा नोबल गैस। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 5, 6 और 7 वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसके आउटर मोस्ट मीन्स वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो अगर 1 है तो वो लूज कर देगा, उसके ऊपर 1 प्लस का चार्ज आ जाएगा। अगर 2 है तो वो लूज कर देगा, उसके पास 2 प्लस के चार्ज आ जाएंगे। अगर 3 है तो वो लूज करेगा और उसके पास 3 प्लस के आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 की बात करें तो 5 वाला 3 गेन करेगा और इसके ऊपर 3 नेगेटिव वाले चार्ज आ जाएंगे। तो 6 अगर है तो ये 2 गेन करेगा और 2 नेगेटिव आ जाएगा। अगर 7 वाले की बात करें तो ये 1 गेन करेगा और इसके ऊपर 1 नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो हम यहां से लिख सकते हैं मेटल्स हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन from their valence shell to become cation। लूज करके कौन सा चार्ज गेन करेगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। और पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, राइट। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा, they have ability, right, they have ability to gain electron to their gain electron to their valence shell to become anion, right। और ये इजीली एनायन बन सकते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि मेटल वाले तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेंगे और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज गेन करेंगे। और इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जो कि इनविजिबल होगा बट होगा। जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और तो ऑपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स द चार्जेस आर एट रेस्ट। तो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में हैं उनके बीच में एक जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। अगर चलते हुए चार्जेस के बीच में फोर्स हो तो हम उसको इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स कहेंगे। डायनामिक मीन्स दे आर इन मोशन, राइट। तो छोड़ो, अभी तो हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। ये जो फोर्स है ये काफी स्ट्रांग होता है, तो हम इसको स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम है ना, इस बॉन्ड का नाम भी तो डिस्कस करें हम। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज एक तो आयन है मेटल का और एक आयन है नॉन मेटल का, मतलब एक है कैटायन और एक है एनायन। तो अब इन दोनों से मिलकर बन क्या रहा है? एक कंपाउंड बन रहा है। इन दोनों से मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है और दोनों उसमें मौजूद हैं, तो ऐसे को हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, बात कैच कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, Na के ऊपर प्लस का चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? NaCl। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बन पा रहा है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरे शीट पे आते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से सोडियम क्लोराइड को बनाकर दिखाइए। अब हमने कंसेप्ट तो सीख लिया कि आयनिक बॉन्ड से आयनिक कंपाउंड बन रहा है, लेकिन इससे कंपाउंड बनते कैसे हैं? तो पहले हम एक रिएक्शन लिख के दिखाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। NaCl, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं बेटा, NaCl बना रहे हैं, जिसमें Na कौन से नंबर पे आता है? 11 पे, 2,8,1। अब ये क्या करेगा? ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैंने आपको क्या बोला? आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करेगा। 1 लूज करेगा, कितना चार्ज आएगा? 1 आएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया और ये बन गया 2,8। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन गया। अब क्या होगा? क्लोरीन इसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, बिकॉज क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। इस ये आता है 17 पे, तो 2,8,7, और Cl नेगेटिव क्या बन गया? 2,8,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और गेन हो चुका है यहाँ पर, राइट। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कैसा दिखा सकते हैं हम इसको। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम आउटर मोस्ट शेल का ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और हम इसके वैलेंस शेल के ही ड्रॉ कर रहे हैं। रीजन ये है कि जितना भी लूज या गेन होता है वो वैलेंस शेल में ही होता है। वैलेंस मींस आउटर मोस्ट शेल में। तो अब दूसरी तरफ से क्लोरीन यहाँ पर बैठा हुआ है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक को डॉट से बनाएंगे और एक को क्रॉस से बनाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो जब वो गेन कर लेगा तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे नजर आएंगे, इसलिए हम इसको अलग बना रहे हैं ताकि मालूम पड़े कि एक नेबर बाय एलिमेंट का है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके क्लोरीन के पास तक पहुंचेगा, राइट। ये बन जाएगा Na प्लस, जो कि हमने ऊपर इक्वेशन में भी दिखा रखा है। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर चुका है, जो कि वो उसका नहीं है, वो सोडियम का है, इसलिए मैंने डॉट से दिखा रहा हूँ, सिंपल लग रहा है। इसके ऊपर एक चार्ज आ गया और ये बन गया NaCl और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट। अब इसको हुआ तो सही, अब दोबारा देखो, नहीं समझ में आया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। अब देखिए, अब देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है? कैल्शियम आता है 20 पे, तो 2,8,8,2। अब ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2,8,8, राइट। अब क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, 2,8,7। ठीक है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा।
ये हो जाएगा 2,8,8। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये तो बैलेंस नहीं है ना। इसको मैं लास्ट में बैलेंस करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो तो अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास आ गया कैल्शियम। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्लोरीन मेरे को यहाँ पर 2 ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख सकते हो, फॉर्मूले में Cl2 है, एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन, ठीक है। तो अब मैं इसको ड्रॉ करूं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहाँ से जंप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और गया क्लोरीन तक, यहाँ से ये गया क्लोरीन तक। तो क्या हो जाएगा, अब ये Ca के पास तो +2 चार्ज आ गया, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से ही, राइट। अब वो एक किससे गेन कर चुका है, एक कैल्शियम से गेन कर चुका है, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 का। लेकिन हमने क्लोरीन कितने यूज किए यहाँ पर, एक क्लोरीन तो ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Cl2। अब मैंने आपको बोला था मैं इसको लास्ट में बैलेंस करूंगा, तो आप एक बार देखिए, यहाँ पर क्लोरीन एक है, और एक क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट। बट कैल्शियम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा तो दोनों के दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, एक बार ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे और आयंस भी 2 हो जाएंगे। तो अब आप समझे, यहाँ पर 2 आयंस इसलिए हैं, और यहाँ 2 क्लोरीन के एटम्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 तो क्लोरीन के एटम हैं और 2 क्लोरीन के आयन बन गए, समझ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिसने लूज किए उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करवा दिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूला है AlCl3। इसको बनाते हैं। Al आता है अपने पास 13 नंबर पे, तो 2,8,3 ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ओके, और इसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा। दूसरी तरफ क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आता है अपने, इसको पहले लिख लें 2,8 ही रहेगा यहाँ तो, क्योंकि 3 लूज कर चुका है। क्लोरीन आता है अपने 17 नंबर पे, तो 2,8,7 ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, तो मैं डायरेक्टली यहीं से बैलेंस कर देता हूँ। मेरे को 3 क्लोरीन लेने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 आयंस हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। तो आप फॉर्मूले में देखो, एल्यूमिनियम 1 है और क्लोरीन 3 है, तो एल्यूमिनियम 1 है और क्लोरीन 3 है, इससे जाके बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और तीनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इनको गेन करवाते हैं, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर। अब ये हो गया Al+3, राइट। दूसरी तरफ क्लोरीन आ गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक गेन कर चुका है माइनस, ये बन गया अपने पास 3, AlCl3। समझ में आया। और देखो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है, 13 पे, 2,8,3, ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और +3 की वैलेंसी गेन करेगा,
तो ये बन जाएगा 2,8। ठीक है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन को लें तो ऑक्सीजन आता है अपने 8th नंबर पे, तो 2,6। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये O-2 बन जाएगा, तो 2,8 हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 गेन करता है और एल्यूमिनियम 3 गेन करता है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरे को कितने एल्यूमिनियम बनाने चाहिए? 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, जब जाकर ये होगा। तो ठीक है, मैं 2 एल्यूमिनियम बना लेता हूँ और 3 ऑक्सीजन बना लेता हूँ। अब इनके ऊपर सर हाँ बेटा। सर आपने जब फर्स्ट 2 स्टेप्स लिखे हैं उसमें भी तो अपन लिखेंगे 2Al और 3 ऑक्साइड। बिल्कुल लिखेंगे, पहले मैं ये बनाऊंगा उसके बाद उसको करूंगा। ठीक है, पहले तो आप बेसिक कंसेप्ट देख लो कि एक एल्यूमिनियम क्या करता है और एक ऑक्सीजन क्या करता है ना, ये तो उसके अकॉर्डिंग है। तो मैं अगर इसको बैलेंस करूंगा वो भी आपको दिखा दूंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को यहाँ पर। तो देखो मैं सर हाँ बेटा। सर जैसे Al क्या बोलते हैं, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन हटता है तो उसमें Al+3 क्यों आया हुआ है? क्यों आया? आप देखो एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। तो प्रोटॉन हाँ सर, वो दे रहा है तो देने पे प्लस होएगा। हाँ, क्यों होगा? रीजन देखो, प्रोटॉन इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 13 है, तो इसके पास 13 पॉजिटिव चार्ज हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? वो भी 13 है। तो अब एक ये तो प्लस में है, ये नेगेटिव में, तो टोटल तो 0 हो जाएगा। बट अगर वो 3 लूज कर दे तो प्रोटॉन तो 13 के 13 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 3 लूज करते हैं उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। 2,8 10 ही तो होता है, तो इसका टोटल कितना आएगा? +3 आएगा। समझ गए, इसलिए इसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाता है। वैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है? इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 8 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनिशियली तो 0 चार्ज है। बट अगर ये 2 गेन कर ले तो क्या होता है? प्रोटॉन तो 8 ही है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया बेटा? -2 हो गया ना, इसलिए इसके ऊपर -2 आ रहा है। समझ गए? तो जब नेगेटिव गेन करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जब नेगेटिव लूज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये कंसेप्ट है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम मैंने ले लिया, एल्यूमिनियम के पास 3 होते हैं और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सिमेट्री फॉर्म करते हैं और सिमेट्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। वैसे हकीकत में सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं होते इस तरीके से, ये दिखाने का तरीका है। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन गया इस वाले ऑक्सीजन के पास, एक गया इसके पास, ये फिल हो गया। इसके पास एक आया, इसके पास एक आया, ये फिल हो गया। अब इसके पास एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आ गया, ये भी फिल हो गया। तो क्या बन गया? Al के पास +3 चार्ज आ गया और एल्यूमिनियम थे कितने? 2। ऑक्सीजन के पास कितने चार्ज आ गए? 1 2 3 4 5 6, और 2 तो इन्होंने गेन किए किससे? एल्यूमिनियम से। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? -2। और ऑक्सीजन है कितने टोटल? 3 ऑक्सीजन है। अब आप सर हमने 2Al क्यों बनाए? क्योंकि बेटा देखो, एक एल्यूमिनियम के पास 3 है और 2 एल्यूमिनियम के पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे टोटल। अब एक ऑक्सीजन के पास 2 है, तो 3 ऑक्सीजन कितने ले पाएंगे? 6 ले पाएंगे, तो दोनों बैलेंस हो गए ना, दोनों 6 हो गए। तो हमें कोई भी कंपाउंड अगर बनाना है तो हमें क्या करना होता है? उसको बैलेंस करना होता है, न्यूट्रल करना पड़ता है। अगर ये 3 पॉजिटिव लेके बैठा है तो ये 3 नेगेटिव लेके बैठा हुआ है। समझ गए? इसके पास 3 पॉजिटिव है तो इसके पास 3 नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना है इसको कैसे भी करके। तो 3 3 6, 2 × 3 6, तो ये दोनों 6 हो गए, हो गया काम। तो चलो, अब आप कह रहे थे इसको बैलेंस कर दो, तो बैलेंस कर देते हैं। मैं अगर यहाँ पर 2 लगा दूँ, यहाँ 2 लगा दूँ, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 3 3 3 2 जा 6 और
3। समझ गए? इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस कर सकते हैं अगर 2 एल्यूमिनियम ले लें और 3 ऑक्सीजन ले लें। वैसे कैल्शियम नाइट्राइड की बात करें, ठीक है, बात करते हैं चलो इसकी भी, कैल्शियम नाइट्राइड की। अब कैल्शियम नाइट्राइड कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है कैल्शियम, है ना। तो 2, 8, 8, 2 ये क्या करेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, तो ये बन जाएगा Ca+2। ये हो गया 2, 8, 8 हो गया, सही। अब नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है? 7 पे, तो 2, 5। ये कितने लेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। 5 को 3 कर दोगे 8 हो जाएगा, तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव के चार्ज आ जाएंगे। ये भी 2, 8 नोबल गैस बनने की कोशिश करेगा। अब एक बार देखो, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Ca3N2 होना चाहिए। तो चलो इसको बनाते हैं। 3 कैल्शियम के बनाने पड़ेंगे मेरे को, और 2 नाइट्रोजन के बनाने पड़ेंगे, है ना। अब इसके वो बनाते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 कैसे बनाए? 2 इधर। हाँ बेटा। सर जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जब फॉर्मूला बना उसके अंदर अपन ने Al+3 होल स्क्वायर 2 ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा एल्यूमिनियम के 2 आयन आ गए। क्योंकि देखो, आप जैसे यहाँ की बात करो, तो ये वाला जो एल्यूमिनियम है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इसके ऊपर +3 का चार्ज आ गया। सेम इसने भी 3 को लूज किया, इसके ऊपर भी +3, तो टोटल 2 हो गए ना, इसलिए 2 आया। ठीक। ओके। अब देखो यहाँ पर टोटल अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कैल्शियम के, और नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3 और 3 चाहिए, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं। एक गया नाइट्रोजन के पास, एक और गया नाइट्रोजन के पास, एक और आया नाइट्रोजन के पास, ये फिल हो गया। यहाँ पर आया एक नाइट्रोजन के पास, एक आया नाइट्रोजन के पास, एक और आ गया, तो ये भी फिल हो गया। तो इसका इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाएं? कैल्शियम हो गया +2, और इसके नीचे आ गया 3। नाइट्रोजन कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर हम लगा दें 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लगा दिए, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? -3 का। ठीक है, और इसके नीचे लगा दो 2 लगा दो। ये हो गया अपना कैल्शियम का कंसेप्ट, समझ गए? नहीं सर, हो गया। ओके। हाँ बेटा। सर हमारे ना एग्जाम में पेज 49 तक ही आ रहा है, तो वो इस तक ही आएगा ना, आयोनिक कंपाउंड्स तक ही? बिल्कुल बिल्कुल, ये लास्ट पॉइंट है जहां तक आएगा आपका। ओके। तो मैं कह रही थी जैसे ये लास्ट चैप्टर, तो आप इसका रिवीजन चालू करा सकते हो? नहीं, पूरा ही कराऊंगा बेटा, नहीं तो रह जाएगा ये। मैं दूसरे बैच में भी करा रहा हूँ पूरा, ओके। है ना, नहीं तो फिर रह जाएगा, फिर बाद में होगा नहीं ये। इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन सा पॉइंट है? ये इसका 4th पॉइंट है। अब चलो इसका 4th पॉइंट करते हैं पूरा। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर तुम नमक सॉलिड फॉर्म में ले लो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में लोगे और उसमें से करंट पास करोगे तो करंट पास नहीं होगा। बट अगर आप नमक में थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब पानी की प्रेजेंस में ये आयंस में टूट जाते हैं, और वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो मैं लिखता हूं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट का मतलब सॉलिड स्टेट में, ठीक है। बट इन मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन मतलब थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें,
but in molten state they dissociate into ions, and that charges की spelling, charges help in conduction of electric current. ये इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे सर कौन कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी? देखो, जैसे अगर मेरे पास एक कंटेनर है ना, कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, पूरे में नमक भर दिया, अब वो सॉलिड स्टेट में है, ये NaCl है जैसे, ठीक है। वैसे नमक बहुत टाइप के हैं, उसमें एक ही एग्जांपल उठा रहा हूँ, कॉमन सॉल्ट, जो जिसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। अब मैं क्या एक काम करूँ, यहाँ पर एक पॉजिटिव रॉड लगा दूँ, ठीक है, दूसरी तरफ एक नेगेटिव रॉड लगा दूँ, लगा दी रॉड। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक रॉड को स्विच और बैटरी लगा दी बेटा, ठीक है। फिर मैंने एक बल्ब लगा दिया और इसके मैंने करंट को ऑन कर दिया। करंट को ऑन कर दिया तो करंट हमेशा कहाँ से चलता है, पॉजिटिव की तरफ से चलना स्टार्ट होता है और नेगेटिव की तरफ से आना स्टार्ट होता है। बट यहाँ से करंट जाने की कोशिश तो करेगा, बट ये NaCl सॉलिड फॉर्म में, ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। Na और Cl के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये जो भी चार्जेस आएंगे वो यहाँ से फ्लो करके आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि Na और Cl एक कंपाउंड बन के बैठा हुआ है। अब मैं एक काम करूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ, ठीक है। मैंने इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालते क्या होगा, अब ये NaCl टूट जाएंगे Na प्लस में और Cl नेगेटिव में, Na प्लस में और Cl नेगेटिव में। बहुत ज़्यादा चार्जेस बन जाएंगे जितना नमक होगा। तो होगा क्या, अब ये तो पॉजिटिव रॉड है, ये नेगेटिव रॉड है, तो नेगेटिव रॉड की तरफ क्या होगा, नेगेटिव रॉड के तरफ Na प्लस आएगा और पॉजिटिव रॉड के तरफ Cl जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से फ्लो ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा तभी होगा जब वहां पर एक्वस सॉल्यूशन हो, मतलब थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, पानी होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करेगा कितने चार्जेस हैं, जितने चार्जेस हैं उतना कंडक्शन होगा। तो ये है कंसेप्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखो बेटा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये करके देखें। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये थोड़ा 9th क्लास से रिलेट कर रहा है। इसमें बोल रहा है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो सोडियम अगर बनाए तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, तो इसके पास कितने शेल होते हैं, इसके पास 3 शेल्स होते हैं, 3 शेल्स होंगे। और ये होता है 11 नंबर पे 2,8,1। तो अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो अंदर वाले में 2 बनाऊंगा, फिर इसके बाहर वाले में 8 बनाऊंगा, करते जाना साथ साथ में, ये 8 हो गए। और फाइनली आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सोडियम के लिए। अब मैं बात करूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, इसके पास होते हैं 2 शेल्स, एक शेल और दूसरा शेल। ये आता है कौन से, 8 नंबर पे, 2,6। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं तो इनर मोस्ट शेल में 2 एंड वैलेंट शेल में 6, 1 2 3 4। अब 5 और 6 कहीं ऐसे बना देते हैं, इधर बना दिया, इधर बना दिया,
6 हो गए। अब मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कैसा बनेगा? मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, 1 2 और 3, इसके पास 3 ऑर्बिट होते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे? ये आता है कौन सा? 2,8,2। तो इनर मोस्ट में 2 आएंगे, 1 2, देन बीच वाले में 8 आएंगे। तो पहले मैंने 4 बना दिए, इन 4 के बीच में और 4 बना दीजिए, 8 हो गया। अब आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं तो 2 बना दिए। ये हो गया अपना फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम सेकंड वाले की बात करें। अब इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, ये हो गया शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O। अब Na2O कैसे बनाते हैं ये हमें मालूम है। इनकी लेबलिंग गड़बड़ हो गई, ये 1 ही था पूरा। अब हम सेकंड वाले की बात करें तो कैसे करेंगे? Na2O कैसे बनाओगे? Na होने चाहिए 2, O कितना होना चाहिए? ओनली 1। तो Na के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब वो सर 6 क्यों? देखो ना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं बेटा? 6 ही तो है। यस है ना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम तो सर जो ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देता है मतलब लास्ट सेल में जितने होते हैं उतने क्रॉस बनते हैं, और जितने देते हैं वो बाद में फॉर्मूला में लगता है। बिल्कुल एकदम सही पॉइंट कैच किया आपने। जो भी इलेक्ट्रॉन का लेना या देना होता है वो आउटर मोस्ट शेल से ही होता है। तो ये बनाएगा अपने पास Na प्लस। हाँ बेटा। सर इसमें वो सब नहीं आएगा पहले जो अपन लिखते हैं इसके स्टेप्स? हाँ, मैंने क्या कहा था, वो वाले रिएक्शन आपके कंसेप्ट के लिए हैं। अगर वो पूछे तब लिखा जाता है, अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बनाकर खत्म कर देते हैं। और बोर्ड में भी आपके पास यही आएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेन ध्यान हमें यहाँ देना है। लेकिन स्कूल लेवल में अगर पूछ रहा है तो हम उसको करके दिखाएंगे। वैसे पूछते बहुत कम है, इसलिए मैंने आपको दोनों करवा दिया। अब ये हो गया Na2O, ठीक है, बन गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है MgO। MgO कैसे बनेगा? लाइन खींच देता हूँ पहले, फिर MgO बनाते हैं। Mg तो एक आएगा, O भी एक आएगा। आपने 9th में पढ़ा था Mg की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। तो Mg2O2 2 से 2 कट जाता था। देखा कितना कैसे बताते थे। अब यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो रहा है कि कटता नहीं था, उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती थी, क्योंकि इसने 2 देने हैं, इसने 2 लेने हैं, तो काम हो गया। ये बन गया Mg के पास +2, Mg1, और ऑक्सीजन के पास -2। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर लग गए 2 डॉट, और इसके ऊपर हो गया -2। ये बन गया MgO, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन के पार्ट में क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है? व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। ये जो अपने ये वाले जो Na2O है, इसमें आयंस भी बता दो। देखा बेटा, अलग से पूछ रहा ना आयन सब, है ना? तो अब हमें अब लिखना पड़ेगा। अब मैं लिख के बताता हूं आपको, ठीक है। तो अब इसका थर्ड वाला पार्ट, इसमें कौन कौन से हैं? तो मैं बोलूंगा Na है, Na इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये Na+ बन जाएगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये O-2 बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आयन्स हैं? एक तो सोडियम का आयन हो गया और एक ऑक्सीजन का आयन हो गया, सही है। लेकिन सोडियम के कितने आयन्स हैं यहाँ पर? 2 आयन्स हैं, और ऑक्सीजन का कितना है? 1 आयन है।
समझ रहे हो बात को? अब इसके थर्ड वाले पार्ट की बात करें, कौन कौन से आयन्स हैं? Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और इसके ऊपर +2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इसके ऊपर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर कौन कौन से आयन्स हो गए? एक तो मैग्नीशियम का आयन हो गया, एक ही है, और ऑक्सीजन के भी एक ही आयन है। तो कितने नंबर ऑफ आयन्स हैं देख लिए, है ना? अब बैलेंसिंग करना आपको आता है, कैसे कर सकते हैं मैं भी करके दिखा देता हूँ। 2 हो गए सोडियम, 2 हो गया सोडियम के आयन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, तो ये सही से बैलेंस भी हो गया। समझ गए? अब ये लास्ट वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका भी अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला अपना पार्ट है अकरेंस ऑफ मेटल। अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो रिफाइनिंग पढ़ने वाले हैं कि हमें जो मेटल मिलते हैं वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते तो हमें इनमें से गंदगियों को हटाना पड़ता है। अब गंदगियाँ 2 टाइप की होती हैं, एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकल, है ना? तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें पहली डेफिनेशन मिनरल्स की देखनी है। किसकी? मिनरल्स की। अब मिनरल्स क्या है? तो हम बोलेंगे विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, एक बार बेटा होल्ड करना। देखो सबसे पहले अगर हम मिनरल्स की डेफिनेशन देखें तो आप इसको लिख लो, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। पहली डेफिनेशन इसको लिखो। ठीक है, अब मिनरल्स क्या होता है? जो डायरेक्टली हमें मिल जाए नेचुरली, उसको हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो ये हो गया मिनरल्स। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पर हमारे घर के आसपास जो मिट्टी है यहाँ पर आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आयरन है यहाँ पर, तो ऐसी मिट्टी को मैं कहूँगा मिनरल। लेकिन और किसको कहेंगे? और उसको कहेंगे जिसके अंदर मेटल की मात्रा ज़्यादा हो और गंदगी कम हो, ऐसे को हम कहते हैं और। तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे और की। क्या? एट सम प्लेसेस minerals contain a very high percentage of a particular metal and that metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. ऐसे को हम ores कहते हैं। ठीक है, एक तो हो गया मिनरल, एक हो गया ओर। तो अगर तुमने कोई फैक्ट्री खोली तो तुम क्या मिनरल खरीदोगे या ओर खरीदोगे? क्या खरीदोगे बताओ? ओर खरीदेंगे बिल्कुल, क्योंकि ओर के अंदर मेटल पाए जाने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। सही है। अब जब मिनरल्स में से हम ओर को निकालते हैं तो कुछ ना कुछ फिजिकल गंदगी होती है जो कि उसमें से अलग हो जाती है, तो ऐसी गंदगी को हम बोलते हैं गैंग, फिजिकल इम्प्योरिटीज को। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang. जो physical impurities हैं उसको हम gang कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? जो मैंने अंडरलाइन किया बेटा, ये तीनों की डेफिनेशन लिखनी है आपको, मिनरल्स, ओर्स और गैंग की। अब इसके बाद लिखना नहीं है, बस सुन लो। द impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal. ठीक है, हमें पहले से ये impurities हटानी पड़ती हैं। ठीक है, द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल, या तो फिजिकल टाइप की गंदगी होती हैं या फिर केमिकल टाइप की गंदगी होती हैं। ठीक है, अभी से 10 साल पहले हम फिजिकल और केमिकल दोनों को अलग करने के प्रोसेस को पढ़ते थे, लेकिन अब 2025 चल रहा है
तो हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल इम्प्योरिटीज को अलग करने का प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, इतना करो, फिर इसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब अपने पास ओर आ चुकी है। अब ओर को अलग करने के 3 तरीके। पहला, या तो आपके पास होगा हाई रिएक्टिव मेटल, है ना, हाई रिएक्टिव ओर होंगी, या फिर आपके पास मीडियम रिएक्टिव होंगी, या फिर आपके पास लो रिएक्टिव होंगी। इन 3 तरह की हमें ओर मिल सकती हैं। लो रिएक्टिव, अब लो रिएक्टिव भी कहाँ तक आती हैं बेटा? मरकरी तक आती हैं। जैसे आपने पढ़ा, कंगना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हमारी क्यों हो गई, आगे ऑडी, आगे और ऑडी को भूल जाओ। हमें क्या करना है, यहाँ तक देखना है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी और कॉपर की, इसको हम लो रिएक्टिव में डालेंगे। ठीक है, तो लो रिएक्टिव वाले तो आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मीडियम रिएक्टिव में, मीडियम रिएक्टिव में कौन अपने ये आते हैं, तो मीडियम रिएक्टिव में इनको अलग करने का तरीका अलग होगा। और हाई रिएक्टिव की बात करें तो हाई रिएक्टिव को इलेक्ट्रिसिटी से अलग किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो इसको भी करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। गोल्ड और सिल्वर तो हमें ऐसे नेटिव स्टेट में मिलते हैं, आसानी से इसको अलग किया जा सकता है। अब हाई रिएक्टिव को हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से नहीं अलग किया जा सकता, क्योंकि हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस करने के लिए तुम्हें और ज़्यादा हाई रिएक्टिव चाहिए होगा। कहाँ से लाओगे वो, है ना? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन ओर, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मॉल्टन ओर की, फिर हमें क्या मिल जाएगा? फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा और हम उसको अलग कर लेंगे उसमें से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब लो रिएक्टिव जो हमें मिलेंगे वो हमें मिलेंगे सल्फाइड फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में मिलेंगे? सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। और जब भी कोई चीज सल्फाइड फॉर्म में मिलेगी तो उसको अलग करने का तरीका है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। समझ रहे हो? रोस्टिंग का मतलब है कि खुला एयर में उसको हीट कर दो। तो सल्फाइड ओर जब भी मिलेगी, लो रिएक्टिव हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? सल्फाइड की फॉर्म में। इसको हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, फिर इसके बाद हमें मिल जाएगा क्या? प्योर मेटल। लेकिन प्योर मेटल मिलने से पहले हमें रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं रिफाइनिंग कर देता हूँ, थोड़ी सी गंदगी भी हटानी पड़ती है इसमें से, ऐसे नहीं कर सकते, छानना पड़ता है उसमें थोड़ा सा। रिफाइनिंग करके हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल। अब बात करते हैं लो रिएक्टिव की, सॉरी मीडियम रिएक्टिव की। मीडियम रिएक्टिव अब हमें 2 तरीके से मिल सकते हैं बेटा। किस तरीके से? या तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे या फिर सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे तो तुम्हें करना होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता है हीटिंग ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कार्बोनेट और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड और एब्सेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम एब्सेंस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अर्थ पे वैक्यूम क्रिएट करना ओर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। और सल्फाइड का तो आपने पढ़ ही लिया, रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग में तो भर भर के ऑक्सीजन होती है। फिर जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्सिनेशन बताना एक बार और। कैल्सिनेशन होता है बेटा, आपको कार्बोनेट जो और मिल रही है उसको एक बंद कंटेनर में हीट करो। बंद कंटेनर में मतलब कि बाहर से, जैसे आप खिचड़ी बना रहे हो तो आप उसको एयर नहीं मिलने देते, जो एयर उसके अंदर है बस उसी से वो काम चला रही है। ऐसे को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। वहीं आप खुले भगोने में खिचड़ी बनाओ, वो रोस्टिंग होगा। सही है, कंसेप्ट वही है।
हाँ, तो सल्फाइड और जब भी मिलेंगे इसको रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब कि सल्फाइड और को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे, इसमें लिमिटेड सप्लाई करेंगे। अब देखो ये मिलते ही हमें क्या मिलता है बेटा, मेटल ऑक्साइड मिलता है। अब नॉर्मली मेटल ऑक्साइड तो हमें यहाँ भी मिलता है, रोस्टिंग के बाद मेटल ऑक्साइड मिलता है, लेकिन हम उसको फिर फर्दर हीट करते हैं वो तो प्योर हो जाता है, क्योंकि लो रिएक्टिव है, ऑक्सीजन को इतना टाइटली बॉन्ड नहीं करके रखता। लेकिन मीडियम रिएक्टिव जो होते हैं ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखते हैं, तो इनको ऐसे अलग नहीं कर सकते, तो इनको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, उसको छान लेंगे और प्योर मेटल मिल जाएगा। समझ रहे हो बात, है ना। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की, ये याद रहनी चाहिए अपन को। पहला रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन टू ऑब्टेन प्योर मेटल, इससे प्योर मेटल मिल जाता है हमें। और फिर कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है हीटिंग ऑफ, यहाँ पर ऑफ लिखना भूल गए, ऑफ कार्बोनेट और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन प्योर मेटल। ठीक है, ये हो गया रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब अपन नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे कि ये जो अभी हमने फ्लो चार्ट पढ़ा है इस पे अब अपन रिएक्शन देखेंगे कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो।